हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मिशन लेक्चरर यूके 2025 पर। तो दोस्तों, जैसा कि हिंदी में हमारी प्रैक्टिस सेट लगातार चलती आ रही हैं और हिंदी के अंतर्गत जो प्रवक्ता और एलटी की जो तैयारी अभ्यर्थी कर रहे हैं उत्तराखंड के अंतर्गत, उन प्रवक्ता की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए हिंदी के ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट आपके रहेंगे, जो आपको काफ़ी हेल्पफुल होने वाले हैं दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से। और इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पर रखा गया है, तो आप बिना स्किप किए पूरी क्लासों को जरूर वॉच करते रहें। साथ ही जो भी अभ्यर्थी चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लें दोस्तों। साथ ही दोस्तों, आप में से मैक्सिमम कैंडिडेट्स ने हमारी मेंबरशिप ले ली है। जिन भी कैंडिडेट्स ने अभी मेंबरशिप नहीं लिया है, क्योंकि हमारी लगातार क्लासेज हिंदी के जो ज्वाइन सेक्शन में आप जाके अगर देखेंगे तो हम मेंबरशिप ले लीजिएगा, क्योंकि हमारी एडवांस क्लासेस आपको उसमें देखने को मिलती रहेंगी। तो इसलिए अब लगातार जो है चैनल को ज्वाइन करते रहिएगा, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे सेक्शन में ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप जो अभ्यर्थी नए हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो बिना देरी के हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और लेते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन। इससे पहले ही क्लास में हम 50 तक के क्वेश्चंस कर चुके हैं दोस्तों। आप नोट्स ज़रूर बना लीजिएगा। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन 51 है, किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद क्या है? तो जो किरातार्जुनीयम है दोस्तों, इसके प्रत्येक सर्ग का अंतिम पद कौन सा है? लक्ष्मी, विभु या शिव या श्री? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, और इसका जो सही आंसर है, आप ज़रूर आंसर एक बार अपने आप को ट्राई ज़रूर कीजिएगा। लेकिन इसका जो सही आंसर है दोस्तों वह है लक्ष्मी। ठीक है, जो किरातार्जुनीयम के प्रत्येक सर्ग का जो अंतिम पद है उसमें है लक्ष्मी है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या कितनी है? तो आचार्य भारत के अनुसार जो स्थायी भावों की संख्या कितनी है? 8, 10, 7 या 5? तो जो भारत के अनुसार स्थायी भावों की संख्या जो है दोस्तों वह है टोटल 8। ठीक है, तो 8 स्थायी भाव हैं टोटल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। बहुत आसान सा प्रश्न था। अगला क्वेश्चन है, हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ है। तो हिंदी शब्द सागर संपादित ग्रंथ का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास या हजारी प्रसाद द्विवेदी या डॉक्टर नगेंद्र? तो हिंदी शब्द सागर जो ग्रंथ है वो किसके द्वारा संपादित किया गया है? श्याम सुंदर दास। तो हिंदी शब्द सागर का जो संपादन किया था दोस्तों, श्याम सुंदर दास ने किया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न दोस्तों पूछा गया है, आप प्रीवियस पेपर में देखेंगे तो ये बहुत बार पूछा गया है पुराने पेपरों में, तो इसलिए आप इसको नोट कर लीजिएगा, हिंदी शब्द सागर के संपादक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, सही आरोही क्रम में चुनिए। इनको आरोही क्रम में लिखना है दोस्तों। तो कौन सा वाद पहले आया था और किस प्रकार से प्रगति हुई थी? आरोही का मतलब होता है बढ़ते क्रम दोस्तों। ठीक है, और अवरोही मीन्स होता है घटते क्रम। तो बढ़ते क्रम में क्या होता है कि जो सबसे पहले आया था वो पहले आता है। ठीक है, तो जो 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 वाद जो है, जैसे प्रगतिवाद, छायावाद, प्रयोगवाद, तो इनमें से कौन पहले आया वो पहले लिखा जाएगा, जो बाद में आया बाद में आया। तो ठीक है, इसको आरोही क्रम बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों हमारे पास हम इसका सही सही सीधा आंसर पढ़ेंगे, क्योंकि गलत आंसर की ओर नहीं जाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले जो आया है वो छायावाद आया है, फिर आया है दोस्तों प्रगतिवाद, फिर आया है प्रयोगवाद और फिर आया है नई कविता। तो ये हैं आरोही क्रम इसका सही से। आप इसको नोट भी कर लीजिएगा। तो जो सबसे पहले छायावाद, फिर प्रगतिवाद, फिर प्रयोगवाद, फिर नई कविता। तो इसका जो सही आंसर है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय काव्य धारा के किस कवि को एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था? तो दोस्तों देखिए, राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत कौन से कवि ऐसे हैं जिनको भारतीय आत्मा कहकर संबोधित संबोधित किया गया था? ऑप्शन है माखनलाल चतुर्वेदी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, बालकृष्ण शर्मा नवीन या सुभद्रा कुमारी चौहान? तो दोस्तों, जो हिंदी राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत कौन से कवि को भारतीय आत्मा कहकर कहा गया था, वो थे माखनलाल चतुर्वेदी। तो माखनलाल चतुर्वेदी को जो है जो कवि माखनलाल चतुर्वेदी हैं उनको एक भारतीय आत्मा कहकर संबोधित किया गया था राष्ट्रीय काव्य धारा के अंतर्गत। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों।
अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस कवि की रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास संलक्षित हुआ है? तो देखिए, कौन से कवि ऐसे हैं जिनकी रचनाएँ छायावाद पर आधारित यानी कि पूर्वाभास कराती हैं छायावाद की, संलक्षित होती हैं, मतलब उनकी रचनाओं में छायावाद का पूर्वाभास होता है। तो कौन से कवि की रचना है? ऑप्शन है रूपनारायण पांडे, डॉक्टर गोपाल शरण और मुकुटधर पांडे, और चौथे ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें तो जो छायावाद के पूर्वाभास पर संलक्षित होता है, जिनके रचनाओं में छायावाद संलक्षित होता है, तो वो कौन है दोस्तों? वो है मुकुटधर पांडे। ठीक है, मुकुटधर पांडे की रचनाओं में दोस्तों छायावाद का जो है पूर्वाभास संलक्षित होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 57 दोस्तों, 57 है, कवि त्रिलोचन का पूरा नाम क्या था? तो कवि त्रिलोचन जो है उनका पूरा नाम क्या था? ऑप्शन है वासुदेव सिंह, शिव प्रसाद सिंह, राधिका रमन या इनमें से कोई नहीं। तो कवि त्रिलोचन को जो उपाधि मिली थी त्रिलोचन की, वो जो है उनका वास्तविक जो पूरा नाम था वो था वासुदेव सिंह त्रिलोचन। ठीक है, तो वासुदेव सिंह इनका पूरा नाम था, और साथ ही जो है इनको त्रिलोचन के नाम से भी जाना जाता था। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, संत काव्य की विशेषताओं कौन सी नहीं है, पूछा गया है। तो संत काव्य की विशेषताएं इनमें से 3 हैं, लेकिन एक विशेषता इसमें से नहीं है, कि जैसे बाह्य आडंबरों का खंडन, बाह्य आडंबरों का इन्होंने खंडन किया था, ये बिल्कुल इनकी विशेषता के अंतर्गत आता है। गुरु का महत्व प्रतिपादन इन्होंने किया था, गुरु के महत्व का इन्होंने प्रतिपादन किया था, ये भी इनके विशेषता के अंतर्गत आता है। और साथ ही दोस्तों अगर हम बात करें जाति पाति का इन्होंने विरोध किया था, जो संत काव्य धारा के हैं, संत कवि हैं, जैसे कबीर हैं, रैदास हैं, तो इन्होंने क्या किया था कि जाति पाति का विरोध किया था, बाह्य आडंबरों का खंडन किया था, और गुरु के महत्व का प्रतिपादन किया था, यानी कि गुरु के महत्व को माना था। ठीक है, और लेकिन ये जो है सगुण ईश्वर की उपासना नहीं करते थे दोस्तों, ये नहीं कि सगुण ईश्वर के उपासक ये नहीं थे, तो इसलिए यही इसकी विशेषता नहीं है। बाकी अन्य तीनों विशेषताएं इनके हैं, कि संत काव्य के जो कवि रहे हैं उन्होंने बाह्य आडंबरों का खंडन किया है, ऊंच नीच के भाव को उन्होंने बिल्कुल विरोध किया है, और गुरु के महत्व, गुरु की इम्पोर्टेंस को बहुत ज़्यादा महत्व दिया है, गुरु की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस मानी है, और साथ ही इन्होंने जाति पाति का विरोध किया है। तो ये 3 विशेषताएं हैं दोस्तों, इसको आप ध्यान रखिएगा, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा। अगला क्वेश्चन है, रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों, शायद आप सभी लोग इसका आंसर भी जानते होंगे, और जो अभ्यर्थी नहीं जानते हैं तो इट मीन्स आपकी तैयारी में थोड़ा कमी है। आप जरूर कमेंट सेक्शन में आप अपनी तैयारी करते रहें, और साथ ही अगर आपके इसमें स्कोरिंग कम हो रही है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा, हम आपके लिए भी कुछ न कुछ प्रयास ज़रूर करेंगे। तो रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? ऑप्शन है बिहारी लाल, भूषण, घनानंद और केशवदास। तो दोस्तों जो रीतिकालीन कवियों में कठिन काव्य के प्रेत के नाम से जाने जाते हैं वो हैं दोस्तों केशवदास। केशवदास को कठिन काव्य का प्रेत के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में नहीं है। तो एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से कौन सा नहीं है? ऑप्शन है निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर या उपेंद्र नाथ अस्क। तो एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में कौन नहीं है? तो वह है दोस्तों उपेंद्र नाथ अस्क। ठीक है, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश और कमलेश्वर तीनों हैं, बट उपेंद्र नाथ अस्क दोस्तों एक नई कहानी के प्रमुख हस्ताक्षरों में से नहीं हैं। अगला क्वेश्चन है, पारसी रंगमंच में कौन सा लेखक संबद्ध नहीं था? तो पारसी रंगमंच जो है दोस्तों उसमें कौन से लेखक उसमें संबद्ध नहीं थे? अदरवाइज इसमें 3 ऐसे लेखक हैं जो पारसी रंगमंच से संबद्ध हैं, यानी कि पारसी रंगमंच के सदस्य रहे हैं। तो दोस्तों इसमें अगर बात करें, नारायण प्रसाद बेताल ये इसमें इस रंगमंच के सदस्य रहे हैं, इन्होंने लेखन कार्य किया है। साथ ही आगा हस्र कश्मीरी ये भी इसमें संबंधित हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें राधे श्याम कथावाचक भी पारसी रंगमंच के लेखक के रूप में संबद्ध रहे हैं। लेकिन यहाँ पर माधव शुक्ल दोस्तों ये
इससे संबद्ध नहीं है, इसलिए यही आंसर इसका रॉन्ग है दोस्तों। ठीक है, वैसे इस प्रश्न के अकॉर्डिंग यही आंसर इसका हो जाएगा, क्योंकि नहीं पूछा गया है तो ये आंसर यहाँ पे हो जाएगा। तो एग्ज़ाम में आप ध्यान दें दोस्तों, एक एक नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और आप ध्यान दीजिएगा प्रश्न में क्या कहा गया है। कभी कभी क्या होता है कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन को देखते हैं और सीधे सीधे उसमें गोला टिक कर लेते हैं, आंसर टिक कर लेते हैं, और उसके बाद आंसर गलत हो जाता है फाइनली। तो इन चीज़ों से थोड़ा बचने के लिए आपको केयरफुली ये काम करना है, इसके लिए आपको प्रैक्टिस करते रहनी है। ठीक है, और साथ ही हमारी क्लासेज अगर आप देख रहे हैं तो हम आपको भी ज़रूर मदद करते रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है। अब यहाँ पर पूछा गया है धर्मवीर भारती की रचना कौन सी नहीं है, पूछा गया है दोस्तों। तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं दोस्तों, कनुप्रिया, गुनाहों का देवता, और डंडा लोहा, और ठंडा लोहा, और साथ ही कुरु कुरु स्वाहा। तो कौन सी धर्मवीर भारती की नहीं है, तो इसमें तीन रचनाएं धर्मवीर भारती की हैं दोस्तों। ऑब्वियसली आपको इसमें आते होंगे, एक तो कनुप्रिया है, धर्मवीर भारती की रचनाएं जरूर याद कर लेना दोस्तों, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट की श्रेणी में उसको रखिएगा, उनकी रचनाएं जरूर पढ़ लेना। कर्णप्रिया हो गया, गुनाहों के देवता हो गया, और ठंडा लोहा, ये तीनों की तीनों धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं। साथ ही कुरु कुरु स्वाहा, ये किसकी रचना है, अगर आप आता हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दे सकते हैं। इसका रिस्पॉन्स हम आपको ज़रूर देंगे अगर गलत होगा तो। ठीक है, अगर आप सही आंसर दे देते हैं तो वेल एंड गुड दोस्तों। ठीक है, तो कर्णप्रिया, गुनाहों का देवता, ठंडा लोहा, ये तीनों के तीनों जो है धर्मवीर भारती की रचनाएं हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सन 1947 में गठित देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष कौन थे। तो देवनागरी सुधार समिति का जो गठन किया गया था 1947 में, तो वो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ऑप्शन है डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा, संपूर्णानंद, आ नरेंद्र देव, और साथ ही इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 1947 में गठित जो देवनागरी सुधार समिति जो बनाई गई थी 1947 में, तो उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, उसके अध्यक्ष थे नरेंद्र देव। ठीक है, नरेंद्र देव दोस्तों 1947 में गठित देवनागरी सुधार समिति के अध्यक्ष रहे थे। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य क्या है। तो अवहट्ठ भाषा कौन सी होती है। ग्रामीण अपभ्रंश या परिनिष्ठिक अपभ्रंश, ग्रामीण प्राकृत या परिनिष्ठित प्राकृत। तो अवहट्ठ भाषा से तात्पर्य है दोस्तों, वह है परिनिष्ठ अपभ्रंश से संबंधित है। तो परिनिष्ठित अपभ्रंश जो भाषा है दोस्तों, इसी को अवहट्ठ भाषा के नाम से भी जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है, कर्ता के साथ ने का प्रयोग न होना किस उपभाषा की प्रमुख विशेषता है। तो कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग न हो तो ये किस उपभाषा की विशेषता है। पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो कर्ता के साथ ने का प्रयोग का न होना किस उपभाषा की विशेषता है। तो ये देखिए दोस्तों, उपभाषा और उसकी विशेषता के अंतर्गत क्वेश्चन है। तो कर्ता के साथ अगर ने का प्रयोग नहीं हो रहा है तो वो कौन सी उपभाषा की विशेषता है, वह है दोस्तों पूर्वी हिंदी की विशेषता। ठीक है, पूर्वी हिंदी की विशेषता के अंतर्गत आता है कि इसमें कर्ता के साथ ने का प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक और आसान सा प्रश्न दोस्तों, हिंदी विषय के अभ्यर्थियों के लिए। तो यहाँ पर किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया है। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय कब लिया गया, किस तिथि को लिया गया। ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 14 सितंबर 1949 या 14 सितंबर 1950। तो हिंदी को राजभाषा बनाने का जो निर्णय लिया गया था दोस्तों, कब लिया गया था। ये लिया गया था 14 सितंबर 1949 को। इसीलिए 14 सितंबर दोस्तों क्या किया जाता है, इसको हिंदी दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राजभाषा के संबंध में कितने अनुच्छेदों में व्यवस्था की गई है। अब दोस्तों जो हिंदी भारतीय संविधान में राजभाषा पर आधारित जो अनुच्छेद हैं वो कितने हैं, कहाँ से कहाँ तक हैं, ये यहाँ पर पूछा गया है। तो ए बी सी डी यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हम इसमें सीधे सीधे सही आंसर पे ही जाएंगे। आप इसके ऑप्शन देख लीजिएगा और अपने हिसाब से आंसर टिक कर लीजिए।
और हम इसका सीधे-सीधे सही आंसर पे जाएँगे, क्योंकि गलत आंसर फिर माइंड में घूमता है। एग्ज़ाम में आपको दिक्कत पैदा करेगा, ठीक है? तो ऐसी चीज़ों को दोस्तों हम सीधे-सीधे आंसर जाएँगे, क्योंकि कभी-कभी क्या होता है कि कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इसलिए सटीक आंसर आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ऑप्शन नंबर ए ही इसका सही होना है। क्यों? क्योंकि दोस्तों, क्योंकि 343 आपको याद होगा, 343 जिसमें से लेके 351 तक, ठीक है? तो ये जो है ये अनुच्छेद हैं जिनमें राजभाषा से संबंधित सारी बातें लिखी गई हैं। तो अनुच्छेद 343 याद रखिएगा और 351 याद रखिएगा, ठीक है? 343 से 351 तक, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस विकल्प में स्थायी भाव दिए गए हैं? तो स्थायी भाव किस में दिए गए हैं? जैसे इसमें निर्वेद दिया है, आलय और ग्लानि और चिंता। तो यहाँ पर ये थोड़ा-थोड़ा गड़बड़ है दोस्तों। आप समझ रहे होंगे निर्वेद तो है, बट स्थायी भाव किस विकल्प में सही से दिए गए हैं? तो ऑप्शन नंबर ए तो यहाँ पर सीधे-सीधे रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन बी की बात करें तो दोस्तों रति, शोक, उत्साह और भय, ये ही बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर ये जो स्थायी भाव हैं, ये जो है रति भी स्थायी भाव है, शोक भी स्थायी भाव है, उत्साह भी स्थायी भाव है और भय भी स्थायी भाव है। तो स्थायी भाव तो आपको ऑब्वियसली याद होंगे, क्योंकि स्थायी भाव जो है प्रत्येक अलग-अलग होते हैं। तो यहाँ पर ये 4 के 4 जो है स्थायी भाव हैं। यहाँ पर जो है अलंकारों की बात कर दी इन्होंने, इंद्रवृजा, सोरठा, ना या श्रृंगार, वीर, अद्भुत रस, शांत रस, तो इनमें रसों को डाल दिया। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा उपन्यास जीवनी परक है? अब इनमें से कौन सा उपन्यास ऐसा है जो जीवनी पर आधारित है? तो ऑप्शन है खंजन नयन। खंजन नयन है एक, तो जीवनी पर आधारित पूछा गया है। दूसरा ऑप्शन दिया है मृग नयनी, आपका बंटी, कली कथा, वाया बाईपास। ठीक है, ये 4 जो है जीवनी परक दी गई हैं, तो दी गई हैं 4 ऑप्शन। इसमें कौन सा उपन्यास जीवनी परक है, ये पूछा गया। तो जीवनी परक आधारित जो है दोस्तों, वह है खंजन नयन। खंजन नयन दोस्तों जो उपन्यास है, ये जीवनी परक है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अटराबी आरजू किसकी रचना है? अटराबी आरजू किस रचना है? ऑप्शन है असगर बजाहत, या गुल शेर खां सानी, या राही मासूम रजा, या अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो दोस्तों जो अटराबी आरजू जो रचना है दोस्तों किसकी है, वो है राही मासूम रजा की है ये। और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, ठीक है, इसको याद कर लीजिएगा। अटराबी आरजू किसकी रचना है? यह है राही मासूम रजा की। अगला प्रश्न है, डॉक्टर नामक कृति की विधा है। तो डॉक्टर नामक कृति की विधा क्या है? ऑप्शन है नाटक, प्रहसन, कहानी, या गीति परक। तो डॉक्टर नामक जो कृति है वो विधा है, क्या है, किस प्रकार की विधा है? तो दोस्तों ये एक है नाटक। क्या है? डॉक्टर जो कृति है दोस्तों, वो क्या है, एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कबीर का रहस्यवाद नामक आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार कौन हैं? तो कबीर के रहस्यवाद नामक जो आलोचनात्मक पुस्तक है, उसके रचनाकार कौन हैं? राम कुमार वर्मा, गोविंद त्रिगुणायत, या डॉक्टर धर्मवीर, या हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो कबीर की रहस्यवाद नामक जो आलोचनात्मक पुस्तक है, उसके रचनाकार हैं कौन कौन है दोस्तों? वह हैं राम कुमार वर्मा। राम कुमार वर्मा दोस्तों कबीर के रहस्यवाद नामक आलोचनात्मक पुस्तक के रचनाकार रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दूसरा दरवाजा किस विधा की रचना है? तो दूसरा दरवाजा नामक जो रचना है वो किस विधा की है? नाटक, उपन्यास, गीत, नाट्य, या कहानी। तो दूसरा दरवाजा नामक जो विधा है दोस्तों, वो किस विधा की रचना है? तो ये है दोस्तों एक नाटक, ठीक है। दूसरा दरवाजा जो विधा है दोस्तों, क्या है, एक नाटक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, पंक्ति प्रसाद के किस नाटक से है? तो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये पंक्ति जो है प्रसाद के किस नाटक से है? ऑप्शन है ध्रुव सामनी, अजातशत्रु, चंद्रगुप्त, या स्कंदगुप्त। तो ये जो अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये पंक्ति किस नाटक से ली गई है दोस्तों? ये ली गई है
स्कंदगुप्त नामक नाटक से ली गई है। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा दोस्तों, स्कंदगुप्त जो है नाटक किसकी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अधिकार सुख कितना मादक किंतु सारहीन है, ये पंक्ति जो ली गई है किस नाटक से, स्कंदगुप्त। ठीक है, अगला प्रश्न है, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा के कितने भाग प्रकाशित हैं। हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है उसमें कितने भाग प्रकाशित हैं, 1, 2, 3 या 4। तो हरिवंश राय बच्चन की जो आत्मकथा है दोस्तों, उसमें जो टोटल भाग हैं दोस्तों कितने हैं, वो हैं टोटल 4 भाग। कितने भाग हैं, हरिवंश राय बच्चन की आत्मकथा में कितने भाग प्रकाशित हैं, तो टोटल हैं दोस्तों 4 भाग इसके अंतर्गत प्रकाशित हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है। तो रिपोर्ताज नामक जो शब्द है किस भाषा का है, ऑप्शन है फ्रांसीसी, अंग्रेजी, पुर्तगाली या जापानी। तो रिपोर्ताज जो है किस भाषा का शब्द है, तो ये ऐसा प्रश्न भी आपको भाषा संबंधित प्रश्न देखने को मिलेंगे दोस्तों। तो ये कुछ चीज़ें आपको नोट्स के तौर पर हम अपनी प्रवक्ता हिंदी विशेष के अंतर्गत क्लास कराएंगे, इसलिए अगर आपने मेंबरशिप ज्वाइन नहीं की है तो आप उन्हें जो है हमारी मेंबरशिप ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत आसान सा मेंबरशिप है दोस्तों, आप ज्वाइन सेक्शन में जाके खुद ही देख सकते हैं। प्रवक्ता हिंदी विशेष की जो क्लास है उसको आप ज्वाइन कर लीजिएगा, आपको हमारी क्लासेस लगातार मिलती रहेंगी और साथ ही आपके बेहतरीन प्रिपरेशन होएगी दोस्तों। महंगे महंगे कोर्सेज खरीदने से अच्छा है दोस्तों, आप अपनी तैयारी पे एक कंटिन्यूटी क्लास के साथ अगर आप ज्वाइन रहेंगे तो आपको जो है आपके प्रिपरेशन वैसे ही मजबूत हो जाएगी और बहुत ही कम पेमेंट में है दोस्तों, बहुत ही कम। तो रिपोर्ताज किस भाषा का शब्द है, तो ये है दोस्तों आपका फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। जो भी अभ्यर्थी प्रवक्ता और एलटी हिंदी की तैयारी कर रहे हैं उन्हें हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लेनी चाहिए, क्योंकि आपको बहुत कम उसमें जो है बहुत अच्छी क्लास कंटेंट और बहुत अच्छी क्लासेज आपको लगातार मिलने वाली हैं। अगला प्रश्न है, हिंदी का प्रथम पत्र उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था। अब देखिए ये प्रश्न भी बहुत बार आ चुका है दोस्तों और ये मैक्सिमम एग्जाम्स में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो हिंदी का प्रथम पत्र जो उद्दंड मार्तंड प्रकाशित होता था किसमें, दैनिक, साप्ताहिक, मासिक या त्रैमासिक। तो जो उद्दंड मार्तंड नामक जो प्रथम पत्र है ये किस में प्रकाशित होता है, ये होता है साप्ताहिक के रूप में। किस रूप में, ये साप्ताहिक पत्र था। ठीक है, और ये प्रथम हिंदी का प्रथम पत्र है और ये साप्ताहिक रूप में प्रकाशित होता था। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, महावीर प्रसाद द्विवेदी सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे। अब इन्होंने जो है महावीर प्रसाद द्विवेदी के बारे में पूछा और ये कब से कब तक सरस्वती पत्रिका के संपादक रहे थे। तो इसका हम सीधे सीधे सही आंसर जाएंगे दोस्तों, ये रहे थे 1903 से लेकर 1920 तक। 1903 से लेकर 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के संपादक के रूप में रहे थे। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर है। 1903 से 1920 आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, महावीर प्रसाद द्विवेदी रहे थे। ठीक है दोस्तों, अगला प्रश्न है, रस सिद्धांत ग्रंथ के लेखक कौन हैं। तो रस सिद्धांत नामक जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन हैं, ऑप्शन है रामचंद्र शुक्ल, नामवर सिंह, डॉक्टर नगेंद्र या नंद दुलारी वाजपेयी। तो ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है दोस्तों, बहुत बार पूछा गया है। तो रस सिद्धांत ग्रंथ के जो लेखक हैं दोस्तों वह हैं डॉक्टर नगेंद्र। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों आज की क्लास के अंतिम क्वेश्चन में, और अंतिम क्वेश्चन, कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी के रचनाकार कौन हैं। तो दोस्तों कबीर बाज भी, कपोत भी, पपीहा भी, इसके रचयिता कौन हैं, इसके रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन है धर्मवीर, रुद्र राक्षस, धूमिल या प्रेमचंद। तो कबीर बाज भी, कपोत भी और पपीहा भी इसके रचनाकार के तौर पे जो जाना जाता है दोस्तों वो जाना जाता है धर्मवीर को। किसको जाना जाता है, धर्मवीर भारती को। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास।
आई होप आपको हमारी क्लास अच्छी लगी होगी और क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को पहले तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों, ठीक है। जो भी अभ्यर्थी नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। साथ ही जिन अभ्यर्थियों ने अभी मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किया है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप हमारी मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। वहाँ पर आपको क्लासेस लगातार आपको अप टू डेट मिलती रहेंगी और आप जो है कंटेंट को बहुत टाइमली अपना प्रिपेयर कर पाएंगे। तो इसलिए जो है मेंबरशिप आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज्वाइन सेक्शन में जाइएगा नीचे और साथ ही उसमें जो है देख के आप अपना प्रवक्ता हिंदी विशेष या प्रवक्ता प्रैक्टिस सेट दोनों में से कोई एक मेंबरशिप ज्वाइन कर लीजिएगा। आपको क्लासेस उसी अकॉर्डिंग मिलती रहेंगी और साथ ही जो है आप साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप ज़रूर हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पर आपको पीडीएफ नोट्स भी देखने को मिलती ही रहेंगी। तो बिना स्किप किए पूरी क्लास को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही दोस्तों, जो भी अभ्यर्थी आपके साथी हैं उनको इस जो है वीडियो को शेयर करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ। एलटी तथा प्रवक्ता के अभ्यर्थियों के लिए हमारी क्लासेस आपको लगातार मिलने वाली हैं, इसलिए चैनल पर बने रहें। इसी के साथ दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द बेस्ट।